हेलो स्टूडेंट्स, लॉन्ग टाइम राइट। काफ़ी दिनों से मेरा कोई लेक्चर नहीं आया, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। आज जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज डेवलपमेंट यानी कि एनाटॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं गायनेकोलॉजी आपको पढ़ा रही हूँ, तो यूट्रस के साथ साथ उसकी ट्यूब्स, ओवरीज, वेजाइना और साथ में जो बगल में किडनी, यूरेटर वगैरह सब रहते हैं, ये सब साथ में डेवलप होते हैं। तो क्योंकि इनका साथ में डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए साथ ही में एब्नॉर्मलिटीज़ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चे में जब यूरोजेनाइटल सिस्टम डेवलप होता है, यानी कि यूरो यानी कि किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, और जेनाइटल यानी कि अगर बच्चा मेल है या फीमेल, उसके अकॉर्डिंग उसके जेनाइटल ऑर्गन्स, टेस्टिस डेवलप हो रहा है कि अंदर यूट्रस डेवलप हो रहा है, ओवरीज डेवलप हो रही, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये सिर्फ एक क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता कि XY है कि XX है। ये साथ में जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं। जेनेटिक यानी कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन ना हो जाए, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम ना हो जाए। एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। क्यों एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं? सिर्फ उन्हीं में नहीं होती जो कि क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं, उनमें भी हो सकती है जिनमें टॉक्सिन्स आ गए, माँ ने कुछ ऐसा ले लिया, कुछ खा लिया, या फिर कहीं ऐसा एक्सपोजर हो गया टॉक्सिन्स का, केमिकल्स का, जो कि एनवायरनमेंट से आए, या फिर सिगरेट स्मोकिंग है, या फिर अल्कोहल है। ये सारे कारण जो है, या फिर हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस है। मदर ने जब बच्चा पेट में था तो उस समय कोई ऐसा हार्मोन ले लिया, एंड्रोजेंस ले लिए, टेस्टोस्टेरोन ले लिया, जिससे जो अंदर लड़की बन रही है, पल रही है, बड़ी हो रही है, उसके अंदर कुछ एब्नॉर्मलिटी आ गई, उसके अंदर कुछ मेल की फीचर्स आ गई, या फिर मेल बन रहा है, मतलब कि बेबी बॉय है, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंसेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह से बच्चा जब कुछ भी एब्नॉर्मलिटी होती है, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे, 9th वीक पे, 10th वीक पे, 12th वीक पे इसके अंदर एब्नॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, जिस समय इसका सेक्स डेवलप हो रहा होता है, जिस समय सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं। और जिन ऑर्गन्स को ज़रूरत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल फीमेल्स में टेस्टिस की ज़रूरत नहीं है और मेल्स में ओवरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे ऑर्गन्स एक टाइम आता है जिस समय डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, और सिर्फ वो ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो कि बच्चे का सेक्स डिटर्मिन करेंगे। लेकिन अगर कोई केमिकल इन्फ्लुएंस या फिर कोई जेनेटिक या हार्मोनल इन्फ्लुएंस हुआ है, तो उस वजह से ये गड़बड़ कर सकते हैं। जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, तो आपको पता है कि 3 जर्म लेयर्स होती हैं। एक्टोडर्म होता है, मीजोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है। इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बिकॉज ये आपको एनाटॉमी में पढ़ाया जाएगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं मीजोडर्म की, जो कि मिडिल वाली लेयर है, इसकी जर्म लेयर है। उसमें इंटरमीडिएट जो मीजोडर्म है वो डिवाइड कर जाता है 2 पार्ट्स में। जब हम सिर्फ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी कि एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, उसमें जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, वहाँ से सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। वो डिवाइड करता है डक्ट्स में और जेनाइटल रिज में। डक्ट्स जो होती हैं वो या तो मीजोनेफ्रिक डक्ट होगी, या फिर मेटानेफ्रिक डक्ट होगी, या फिर पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट होगी। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो मुलेरियन डक्ट होती है, यानी कि वो फीमेल्स में डेवलप होती है। उनके अंदर मीजोनेफ्रिक डक्ट की जरूरत नहीं होती है। मीजोनेफ्रिक डक्ट आगे जाके टेस्टिस और उसके सारे पार्ट्स, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स और उसका वास्ट डिफरेंस, ये सब डेवलप होते हैं उससे। और जो मेटानेफ्रिक डक्ट है, उससे किडनी और किडनी के जो अंदर के ट्यूब्यूल्स हैं वो डेवलप होते हैं। तो ये तो हो गई डक्ट्स। और जो दूसरी जो चीज़ मैंने बताई, इंटरमीडिएट मीजोडर्म 2 में डिवाइड होता है। जेनाइटल रिज, जिसको कि यूरोजेनाइटल रिज भी बोलते हैं। यूरोजेनाइटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे यूरिनरी सिस्टम भी डेवलप होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यूरोजेनाइटल रिज एंड डक्ट्स। डक्ट्स में आ गई पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, मीजोनेफ्रिक डक्ट एंड मेटानेफ्रिक डक्ट। और यूरोजेनाइटल जो रिज है, उसमें से जो यूरिनरी सिस्टम का जो लोअर पार्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, और जो यूरोजेनाइटल रिज है उसमें से क्या डेवलप होगा? उसमें से निकलेंगी रीनल सिस्टम की, यानी कि किडनीज के कुछ ट्यूब्यूल्स निकलेंगे, और साथ में उसमें जो ओवरी है वो निकलेगी। या मेल्स में टेस्टिस बनेगा और फीमेल्स में ओवरी डेवलप होगी। तो जो रिज है उसमें से ओवरी या टेस्टिस बनेगा, और साथ में किडनी के पार्ट्स निकलेंगे, और जो डक्ट्स हैं वो अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग आगे की डक्ट्स बनाएगी। अब आते हैं क्लोएका। क्लोएका वो एक ऐसा सैक है जो कि बॉडी के बिल्कुल लोएस्ट पार्ट में रहता है, और इसके अंदर इंटेस्टाइन्स और जेनाइटल ऑर्गन्स और इवन जो यूरिनरी सिस्टम की जो ओपनिंग्स हैं वो सारी यहाँ आके ओपन होती हैं। तो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी में क्लोएका होता है, और क्लोएका को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्लोएका को यूरोरेक्टल सेप्टम बीच में से डिवाइड कर देता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइड होता है, तो आगे वाला जो पोर्शन है, जिसको वेंट्रल बोलते हैं, जो बॉडी के आगे वाला पोर्शन है वेंट्रल होता है, पीछे वाला डॉर्सल होता है। तो जो वेंट्रल पोर्शन है आगे वाला,
तो क्लोएका का जो वेंट्रल पोर्शन है, जो सेप्टम के आगे है, वो डेवलप कर जाएगा वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रल ओपनिंग में, और जो पीछे वाला पार्ट है वो रेक्टल ओपनिंग यानी कि एनल ओपनिंग में डेवलप कर जाएगा। तो पीछे रेक्टम बन गया और आगे जो है ब्लैडर और यूट्रस की ओपनिंग यानी कि वेजाइना बन गया। तो क्लोएका इस तरह से डिवाइड होता है और सारी डक्ट्स इसमें आके ओपन होती है। क्लोएका में मीजोनेफ्रिक डक्ट, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, मेटानेफ्रिक डक्ट, ये सब आके ओपन होती है। 9th वीक के अराउंड ये जो यूरोजेनाइटल ब्रिज है, इसका जो डक्ट्स जो डेवलप हो रही हैं, मीजोनेफ्रिक, पैरामीजोनेफ्रिक, फीमेल में के अंदर मीजोनेफ्रिक डक्ट जो है वो उसका काम नहीं है, तो 9th वीक में वो डिसअपेयर हो जाती है। मेल्स के अंदर 9th वीक में जो मुलेरियन डक्ट डेवलप हो रही है यानी कि जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है वो डिसअपेयर हो जाती है। तो 9th वीक के बाद सेक्स डिटर्मिन होना शुरू हो जाता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इतनी जल्दी नहीं बनता है, वो 11th 12th वीक में बनता है। इसीलिए जब सोनोग्राफी में डिटेक्ट करते हैं तो 11th 12th वीक में ही पता चलता है कि बच्चे का सेक्स क्या है। इंटरनल ऑर्गन्स 9th वीक के बाद ऑलरेडी अपना शेप लेना शुरू कर देते हैं। फीमेल में फीमेल डेवलप होती है, फीमेल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और मेल में मेल इंटरनल जेनिटेलिया डेवलप होना शुरू करते हैं। अब आते हैं यूरिनरी सिस्टम कैसे डेवलप करता है। जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि मेल्स में होती है, 9th वीक से पहले, चाहे वो बच्चा लड़का हो चाहे लड़की, सब में मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है। ठीक है, 9th वीक के बाद मीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल्स में खत्म हो जाती है, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट उसकी जगह ले लेती है और वो डेवलप होना शुरू कर देती है। तो अगर 9th वीक से पहले की बात करें तो मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर से एक छोटी सी पतली सी ट्यूब निकलती है जिसको कि बोलते हैं यूरेटर। मीजोनेफ्रिक डक्ट से ही निकलती है, जैसे एक पेड़ के अंदर से एक बड निकलती है या फिर एक ब्रांच निकलती है, तो इसी तरह से मीजोनेफ्रिक डक्ट के अंदर से एक छोटी सी बड निकलती है, एक छोटी सी कली निकलती है जो कि आगे जाके यूरेटर बनेगी। धीरे धीरे डेवलप होते होते ये दोनों कनेक्शंस आपस में इतना फैल जाते हैं क्योंकि क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। और मैंने बताया क्लोएका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यूरोरेक्टल सेप्टम ने। तो यूरोरेक्टल सेप्टम ने जब डिवाइड किया तो आगे वाला पार्ट यूरोजेनाइटल साइनस हो गया जहाँ से यूरेथ्रा और वेजाइनल ओपनिंग्स बनेंगी, और पीछे वाला जो है वो रेक्टम में डेवलप हो जाएगा जो कि एनल ओपनिंग के थ्रू बाहर खुलेगा। और जो बीच का सेप्टम है यूरोरेक्टल सेप्टम, ये बाद में पेरिनियल बॉडी बन जाता है जो कि मेल्स में भी होता है और फीमेल्स में भी होता है। ठीक है, तो जब मीजोनेफ्रिक डक्ट में से यूरेटर की एक छोटी सी कली निकली तो धीरे धीरे टिश्यूज इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो जाते हैं कि धीरे धीरे इसका जो कनेक्शन मीजोनेफ्रिक डक्ट से वो खत्म हो जाता है और डायरेक्टली क्लोएका में यूरोजेनाइटल साइनस में ये ओपन होता है। तो बेसिकली जब यूरोजेनाइटल साइनस में ये ओपन हो रहा है और साथ में मीजोनेफ्रिक डक्ट्स भी ओपन हो रही है तो इनके ओपनिंग में थोड़ा गैप आ जाता है। तो वो जो गैप होता है, तो जो आगे वाला पोर्शन है, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट के आगे वाला पोर्शन है जिसको वेंट्रल पोर्शन बोलेंगे, वो ब्लैडर में डेवलप हो जाता है क्योंकि ब्लैडर के अंदर वो यूरेटर की ओपनिंग खुल गई अलग से, मीजोनेफ्रिक डक्ट से वो अलग हो गई, अटैचमेंट अलग हो गया। और पीछे वाला जो पार्ट है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट का, वो जो है क्लोएका में जो ओपन हो रहा है वो बाद में टेस्टिकुलर जो कनेक्शंस होते हैं, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, उसमें डेवलप हो जाता है। और अगर फीमेल है तो ये वाली मीजोनेफ्रिक डक्ट पूरी तरह से गायब हो जाती है और उसकी जगह आती है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, जो कि हम अभी पढ़ेंगे किस तरह से यूट्रस बनता है। यूरिनरी सिस्टम में 3 तरह के ट्यूब्यूल्स बताए गए हैं, एक है प्रोनेफ्रॉस, एक है मीजोनेफ्रॉस और एक है मेटानेफ्रॉस। अब प्रोनेफ्रॉस बहुत ही प्रिमिटिव होता है, जो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मैमल्स नहीं हैं, और शुरू में जब डेवलपमेंट इवोल्यूशन शुरू हुआ था तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स नहीं थे। जैसे हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हमारी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है, एक एक सेल, हम लोग मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, और बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं। बट जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जब निकलने शुरू हुए थे इवोल्यूशन में, तो उनकी छोटी सी किडनी हुआ करती थी, छोटा सा सिस्टम हुआ करता था, एक आध ओपनिंग्स होती थी, सब कुछ अलग अलग ओपनिंग्स नहीं थी। तो उस समय प्रोनेफ्रॉस डेवलप हुआ। तो ये जो प्रोनेफ्रॉस है ये हमारी ह्यूमंस में भी होता है, बट ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। और अगर फीमेल्स में देखा जाए तो ये यूट्रस के जस्ट पीछे, सर्विक्स के जस्ट पीछे होता है ये ट्यूब्यूल्स, और धीरे धीरे एम्ब्रियोलॉजी में जब ये डेवलप हो रहा होता है बच्चा 9th 10th वीक के आसपास ये गायब हो जाता है। फिर आते हैं मीजोनेफ्रॉस। मीजोनेफ्रॉस जो है इतना पोर्शन जो यूरिनरी सिस्टम का वो डेवलप करता है, इतना पोर्शन यानी कि लंबर पोर्शन और डॉर्सल पोर्शन, क्योंकि किडनी पीछे की तरफ रहती है तो उसको डॉर्सल बोलते हैं, क्योंकि वेंट्रल स्ट्रक्चर्स जो है वो आगे वाले रहते हैं, और किडनी क्योंकि पीछे की तरफ रहती है, इट इज़ रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियम के पीछे रहती है, इसलिए इसको डॉर्सल बोलते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है यूरिनरी सिस्टम का जिसमें किडनी भी आ गई और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है, बेसिकली यूरेटर आ गया, उसको वो डेवलप होता है प्रोनेफ्रॉस से। और फिर आते हैं मेटानेफ्रॉस। मेटानेफ्रॉस जो है वो किडनी को बर्थ देता है, बेसिकली किडनी जो है वो मेटानेफ्रॉस से निकलती है, और वो जो सेक्रल पोर्शन में निकलती है, यानी कि जो पेल्विक पार्ट है
उसका जो यूरेटर है, जो यूरेटर का पेल्विक पार्ट है, साथ ही में जो किडनी है, वो क्योंकि पेल्विक पार्ट में डेवलप होती है, इससे सेक्रल पोर्शन जो यूरिनरी सिस्टम का है वो मेटानेफ्रॉस से आता है। तो किडनी शुरू में सेक्रल ओरिजिन होता है, यानी कि नीचे पेल्विस में होती है, धीरे धीरे ये ऊपर आती है। तो कई बार किसी पेशेंट में आप देखेंगे किडनीज जगह पे नहीं होती हैं, किडनी या तो पेल्विस में रह जाती, ऊपर नहीं आती। और ऐसे पेशेंट्स में जनरली कुछ ना कुछ यूरोजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि यूट्रस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर मेल है तो उनके टेस्टिस में प्रॉब्लम हो सकती है, टेस्टिकुलर डक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सब साथ साथ डेवलप होता है। तो बेसिकली जब किडनी सही जगह पे नहीं होती उसको एक्टोपिक किडनी बोलते हैं। अगर वो नीचे से डिसेंड नहीं हो पाई तो नीचे कहीं बीच में होगी जहाँ से उसको ऊपर आना होता है, और अगर वहाँ भी नहीं है, बिल्कुल ही अलग जगह है, तो उसको एक्टोपिक किडनी बोलेंगे, मतलब कि मैल डेवलपमेंट है, प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है। तो यूरिनरी सिस्टम प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस और मेटानेफ्रॉस से बनता है। क्लोएका में ये तीनों डक्ट्स आके खुलती हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको कि हम मुलेरियन डक्ट भी बोलते हैं, और मीजोनेफ्रिक डक्ट यानी कि जो मेल्स में होती है जिसको वुल्फियन डक्ट भी बोलते हैं, और साथ ही में जो नीचे ब्लैडर है। अब ब्लैडर कहाँ से बनेगा? ब्लैडर बनेगा मीजोनेफ्रॉस से। तो जो नीचे का जो पोर्शन है, जो पेल्विक पार्ट है, वो ब्लैडर है। तो इसकी ओपनिंग भी यूरोजेनाइटल साइनस में होती है, क्योंकि यूरेथ्रा के थ्रू ओपन करता है। और जो ब्लैडर का जो ऊपर वाला पोर्शन है जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये अम्ब्लाइकस से अटैच्ड होता है थ्रू एलेंटॉइस। एलेंटॉइस एक डाइवर्टिकुलम है जिसको कि ब्लैडर से अम्ब्लाइकस तक के कनेक्ट करते हैं, और बाद में ये फाइब्रोटिक हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड कट जाती है, माँ से अलग हो जाता है, धीरे धीरे ये कनेक्शन जो अम्ब्लाइकस से है ब्लैडर का, ये एक पतला सा फाइब्रस बैंड बन जाता है जिसको कि बोलते हैं यूरेकस। अब आते हैं पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट, क्योंकि हम लोग फीमेल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फीमेल जेनिटेलिया पढ़ रहे हैं। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट यानी कि मुलेरियन डक्ट, ये कैसे डेवलप करती है? ये बेसिकली एक छोटा सा इन्वेजिनेशन होता है। ये समझ लो एक चादर पड़ी हुई है, उसके अंदर आपने ऐसे हाथ डाल दिया तो एक इन्वेजिनेशन बनता है ना, एक सैक जैसा बनता है जो कि अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा है। तो बेसिकली मीजोथीलियम जो आपके जो गोनाड्स हैं यानी कि ओवरी है, उसके पास का जो इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, वहाँ से एक सीलोमिक एपिथेलियम ऐसे इन्वेजिनेट करता है। बेसिकली इट इज़ जस्ट अ डाइवर्टिकुलम की तरह अंदर आता है, दोनों तरफ से दोनों डक्ट्स आती है, बाद में यह हॉलो हो जाती है, कैनलाइज हो जाती है, इसके अंदर हॉलोनेस आ जाती है, अंदर के सेल्स जो है वो गायब हो जाते हैं और सिर्फ बाहर की ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रह जाता है। दोनों तरफ से आई, इस साइड से आई, और दोनों आके आपस में फ्यूज़ हो गई। फ्यूज़ होते ही यूट्रस बन जाता है, और जो पीछे वाला पोर्शन है जो फ्यूज़ नहीं हुआ वो फैलोपियन ट्यूब बन जाता है, और वो फैलोपियन ट्यूब ऐसे फिम्ब्रिया की तरह ओवरी के ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि उसका काम होता है ओवरी को से अटैच करना और ओवम को पकड़ना। तो मुलेरियन डक्ट बेसिकली एक इन्वेजिनेशन होता है जो कि इस तरह से आता है और आपस में मिल जाते हैं, मिलते ही इनके अंदर की जो कनाल है वो बन जाती है। इसीलिए कई बार जब ये मिलते हैं और बीच की वॉल अगर डिज़ोल्व नहीं हुई, बीच का अगर सेप्टम नहीं गया, तो उसको सेप्टेट यूट्रस बोलते हैं। कभी कभी ठीक से जुड़ नहीं पाते तो दो अलग अलग यूट्रस बन जाते हैं, बाइकॉर्नेट यूट्रस बन जाता है, यूट्रस डाइडेल्फस बन जाता है। ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इस तरह के पेशेंट्स में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली मुलेरियन डक्ट दोनों साइड से आई। कहाँ से आई? जहाँ पर प्रिमिटिव गोनाड है, यानी कि जहाँ प्रिमिटिव ओवरी जेनाइटल रिज जो है वहाँ से बनी हुई है, वहाँ से सीलोमिक एपिथेलियम ने इन्वेजिनेट किया, करते करते आपस में मिल गए, फिर ये बीच में कनाल जो है कैनलाइज हो गई, ये यूट्रस बन गया, नीचे वाला पोर्शन जाके यूरोजेनाइटल साइनस में ओपन हो गया। ये हमने अभी पढ़ा। यूरोजेनाइटल साइनस में जहाँ मुलेरियन डक्ट जुड़ेगी आके, वहाँ वेजाइना बनना है। अब वेजाइना कैसे बनेगा? मुलेरियन डक्ट जो है वेजाइना के सिर्फ अपर 2/3 यानी कि ऊपर का जो 2/3 हिस्सा है वो मुलेरियन डक्ट से बनता है। बाकी का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो लोअर 1/3 है, नीचे का 1/3 हिस्सा, वो साइनो वेजाइनल बल्ब से बनता है। तो बेसिकली जब मुलेरियन डक्ट यूरोजेनाइटल साइनस में घुसती है उस समय मुलेरियन ट्यूबरकल्स बनते हैं, यानी कि कुछ उठे ट्यूबरकल्स जैसे बल्ब्स जैसे बनते हैं, जिसके आसपास का टिश्यू प्रोलिफरेट करता है, बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और वो साइनो वेजाइनल बल्ब बनता है। तो जो लोअर वेजाइना है वो साइनो वेजाइनल बल्ब से बनता है। तो ये सेल्स होते हैं जो प्रोलिफरेट करते हैं और बाद में इनके अंदर कैनाल बन जाती है और ये धीरे धीरे लंबे होते जाते हैं, ये कैनाल बड़ी होती जाती है। तो इसी वजह से यूट्रस और सर्विक्स ऊपर उनको धक्का मिल जाता है ऊपर, और नीचे वेजाइना बन जाता है। तो वेजाइना का सारा पोर्शन बाहर यानी कि साइनो वेजाइनल बल्ब से नहीं बनता, कुछ पोर्शन मुलेरियन डक्ट से भी आता है। 2/3 जो है, अपर 2/3 वो मुलेरियन डक्ट से आता है और नीचे का जो लोअर 1/3 है वो साइनो वेजाइनल बल्ब से आता है, यानी कि वो एक्टोडर्मल ओरिजिन में है। ठीक है।
साइनोविजाइनल बल्ब्स में कैनलाइजेशन कब होता है, यानी कि ये कब अंदर ट्यूब का रूप ले लेते हैं और विजाना कब बनता है, ये अराउंड 20th वीक पे बनता है, यानी कि 20 हफ्ते पे, यानी कि समझ लो जब बच्चा पेट के अंदर 5वें महीने में है, बच्ची यानी कि, है ना। तो 5वें महीने में विजाना का कैनलाइजेशन होता है। अगर ये नहीं हो पाता है तो कई बार बच्चे बिना विजाना के पैदा होते हैं। ऐसे केसेस में प्लास्टिक सर्जरी करके विजाना बनाना पड़ता है। ओके, तो मुलेरियन डक्ट दोनों तरफ से आई। एक मुलेरियन डक्ट से क्या बनता है, आधा यूट्रस, आधा सर्विक्स, एक फैलोपियन ट्यूब और नीचे जो विजाना है उसका अपर 2/3 का आधा पोर्शन, क्योंकि आधा पोर्शन इधर से आएगा। तो ये वाली मुलेरियन डक्ट भी एक फैलोपियन ट्यूब बनाएगी, आधा यूट्रस बनाएगी, आधा सर्विक्स बनाएगी और आधा विजाना बनाएगी अपर 2/3। लोअर 1/3 पूरा का पूरा साइनोविजाइनल बल्ब और यूरोजेनाइटल साइनस से बनता है। उसकी जो एपिथीलियम है जो विजाना की, और साथ में जो सर्विक्स का जो पोर्शन, ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि सर्विक्स के 2 पोर्शन होते हैं। एक पेट के अंदर होता है जो कि सुप्राविजाइनल होता है, और एक होता है पोर्शियो विजाइनालिस जो विजाना के अंदर से दिखता है, जिसको कि हम स्पेकुलम डाल के देखते हैं ओपीडी में। तो ये जो एपिथीलियम है विजाना की और पोर्शियो विजाइनालिस जो वो पार्ट ऑफ सर्विक्स जो विजाना के अंदर है वो एंडोडर्मल है, वो एंडोडर्म से आती है, और जो इसकी मसल है विजाना की वो मीजोडर्म से आती है। अब बात करते हैं जेनाइटल ब्रिज, यानी कि जहाँ से गोनैड्स डेवलप होते हैं। गोनैड्स यानी कि ओवरी एंड टेस्टिस। 5वें हफ्ते के अंदर अराउंड 5th वीक गोनैडल ब्रिज बन जाती है। 5th वीक के बाद ये अपने आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ओवरी बनना है कि टेस्टिस बनना है। इन एनी केस कोई भी बच्चा फीमेल ही बनेगा अगर उसके अंदर वाई क्रोमोसोम नहीं होगा, ये तो आपको पता है। XX, XY, X0 वो भी फीमेल बनेगा, अगर उसमें Y नहीं है तो वो फीमेल ही बनेगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी बच्चा फीमेल में ही डेवलप होगा जब तक उसके अंदर Y क्रोमोसोम नहीं होगा। Y क्रोमोसोम क्या करता है, Y क्रोमोसोम इस तरह से होता है, उसकी जो छोटी वाली आर्म है, जो छोटा वाला पोर्शन है, क्योंकि Y ऐसे बनता है, इट इज़ लाइक दिस, राइट। तो एक छोटा पोर्शन होता है और एक ये बड़ा वाला है जो Y बनाता है, ऐसे लाइक दिस। तो ये जो छोटा वाला Y है, जो छोटी आर्म है इसकी, छोटा जो हाथ है इसका, उसके अंदर एक SRY जीन होता है और वो टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर यानी कि TDF को डेवलप करता है, सिक्रीट करता है। तो जब तक TDF फैक्टर नहीं होगा बच्चे में तब तक टेस्टिस नहीं बनेगी। तो जब Y क्रोमोसोम आएगा तो उसका जो छोटा वाला हाथ है उसके अंदर से TDF निकलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक रीजन होता है, हर क्रोमोसोम में रीजन्स होते हैं, इस रीजन को बोलते हैं SRY रीजन, और उसके अंदर से निकलता है TDF यानी कि टेस्टिकुलर डिफरेंशिएशन फैक्टर। इस डिफरेंशिएशन फैक्टर का होना जरूरी है मेल्स में, तभी टेस्टिस बनेगा। अगर ये नहीं है तो फिर वो बच्चा फीमेल में, यानी कि उसके अंदर ओवरीज बन जाएंगे, वो फीमेल इंटरनल ऑर्गन्स बना देगा। जैसे कि मैंने बताया 5वें हफ्ते में 5th वीक, यानी कि बच्चा जस्ट अभी पेट में आया ही है, जस्ट अबाउट 1.25 महीना हुआ है, उस समय जेनाइटल ब्रिज तो बन जाती है, यानी कि जो भी उसमें थिकनिंग होनी है मेसोथीलियम में, जो कि किडनी के आसपास का जो रीजन है सीरोमिक एपिथेलियम का, वहाँ पर थिकनिंग शुरू हो जाती है। तो किडनी के आसपास ही ओवरी डेवलप करती है। इसीलिए जब आपने आर्टरीज पढ़ी थी तो रीनल आर्टरी, ओवेरियन आर्टरी सब पास पास ही रहती है। बाद में ओवरी नीचे चली जाती है, किडनी ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो 5वें हफ्ते के अंदर जेनाइटल ब्रिज डेवलप होती है। लेकिन ये जो SRY जीन वाला जो मैंने आपको बताया कि TDF फैक्टर जरूरी है, ये 9th वीक के अंदर आके 9th वीक के आसपास, यानी कि बच्चा जस्ट 2 महीने 2.25 महीने का हुआ है, उस समय ये डेवलप करना शुरू करता है, सिक्रीट होना शुरू होता है, और उस समय ये जो जेनाइटल ब्रिज है ओवरी और टेस्टिस में डिफ्रेंशिएट होती है। तो या तो ओवरी बनेगी या टेस्टिस बनेगी। उसके पहले 9th वीक से पहले ये जो जेनाइटल ब्रिज है वो किसी में भी डेवलप हो सकती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो या तो ओवरी होगी या टेस्टी होगी, किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो 9th वीक के बाद ये डेवलप करती है। अब अगर मेल है, लड़का है, XY है, तो उसके अंदर सर्टोली सेल्स बनेंगे टेस्टीज में से। टेस्टीज में जो सर्टोली सेल्स होते हैं उनके अंदर से एक फैक्टर निकलता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, AMH। एंटी मुलेरियन हार्मोन को मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर, मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन कुछ भी बोल सकते हैं। तो AMH एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि लोकली एक्ट करता है मेल्स में, और टेस्टिस से निकला और उसके आसपास की जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो उसके बिल्कुल बगल से आ रही है उसको ये ख़त्म कर देता है। तो उसका डीजनरेशन करा देता है। इसीलिए मेल्स के अंदर जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो टेस्टिस होता है, उसमें कोई मुलेरियन डक्ट नहीं होती है, कोई यूट्रस नहीं होता। तो एक नॉर्मल मेल के अंदर सर्टोली सेल्स के अंदर से जब AMH निकलता है एंटी मुलेरियन हार्मोन, तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जिसको हम मुलेरियन डक्ट कहते हैं वो डीजनरेट कर जाती है। अब क्योंकि फीमेल्स के अंदर टेस्टिस नहीं होती है, टेस्टिस नहीं है तो सर्टोली सेल नहीं है, सर्टोली सेल नहीं है तो AMH नहीं है।
ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे कि फीमेल्स के अंदर इमेज कहाँ से आता है। तो जब एंटी मुलेरियन हार्मोन लोकली एक्ट नहीं कर रहा है तो वुल्फियन डक्ट यानी कि मेसोनेफ्रिक डक्ट वो डीजनरेट कर जाएगी, लेकिन जो मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप करके यूट्रस बना देगी। तो इस तरह से डेवलपमेंट होता है 9th वीक के अराउंड, जब ओवरी और टेस्टिस में डिफ्रेंसिएशन होता है, और उसी समय ये मुलेरियन डक्ट्स वगैरह डेवलप होना शुरू करती है। ओवरीज का इनिशियल लोकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया ये ऊपर से नीचे जाती है, किडनी नीचे से ऊपर आती है, ठीक है। तो जब ये बच्चा पेट के अंदर होता है उस समय तो ओवरीज की लोकेशन यहाँ होती है, यानी कि किडनी के आसपास, जहाँ किडनी को होना चाहिए। और पैदा होते समय, जब ये पैदा होता है बच्चा, उस समय ओवरीज जस्ट लोअर एब्डोमेन और पेल्विस के जंक्शन पे होती है, जस्ट एट द पेल्विक ब्रिम होती है। लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी में डेवलप होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी गैमेटोजेनेसिस में, कि जब ये बच्ची 12-13 साल या 11-12 साल प्यूबर्टी में एंटर करती है, तब ये ओवरीज नीचे यूट्रस के पास पेल्विस में चली जाती है। तो इस तरह से ओवरीज का नीचे का डिसेंट होता है। टेस्टिस भी नीचे जाती है, मेल्स के अंदर टेस्टिस को ऑल द वे स्क्रोटम में जाना होता है। तो डेवलपमेंट तो किडनी के पास होता है, बट धीरे धीरे इंग्वाइनल कनाल के साथ जाते जाते ये स्क्रोटम में चली जाती हैं। तो गोनैड्स जो है ऊपर से नीचे जाते हैं, किडनी नीचे से ऊपर आती है। तो अब आपने पढ़ा है इस लेक्चर में कि कैसे मेसोनेफ्रिक डक्ट्स और मेटानेफ्रॉस ये सारी डेवलप होती हैं, कैसे गोनाडल रिज यानी कि जेनाइटल रिज डेवलप होती है, कौन से हार्मोन की वजह से मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन होता है, और ये हार्मोन्स आते हैं वाई क्रोमोसोम से, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो फैक्टर्स हैं ये वाई क्रोमोसोम से निकलते हैं, उसकी शॉर्ट आर्म से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो किस तरह की एब्नॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, ऐसे बच्चों में क्या डेफिशिएंसी होती है, अंदर कौन से ऑर्गन्स मिलते हैं, ट्रू हर्माफ्रोडाइट्स क्या होते हैं, यानी कि जिनको हम हिंदी में हिजड़ा बोलते हैं, क्या वो एक्चुअल में हिजड़ा है या फिर उनके कुछ पार्ट्स में प्रॉब्लम है, इंटरनल पार्ट्स में प्रॉब्लम है कि बाहर वाले पार्ट्स में प्रॉब्लम है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और आप इसको ज़रूर सुनिएगा। ओके गाइज, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करना, लाइक करना, और अपनी किताबें खोलो एम्ब्रियोलॉजी की, तुमको सब समझ में आएगा जो मैंने बताया। ओके, बाय बाय, थैंक यू।